एक सामान्य सेल है, उसमें क्या है, एक बड़ी वैक्यूल है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और क्लोरोप्लास्ट है। ये कैसी है, एक सामान्य सेल है, नॉर्मल सेल है। अब जब इस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोप्लाज्म क्या है, सिकुड़ना स्टार्ट होता है। जब सिकुड़ना स्टार्ट होता है तो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या हो जाता है बेटा, गैप प्रकट होना शुरू होता है और इस अवस्था को क्या कहते हो, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। इसको क्या कहते हो, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन कहते हो। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है प्लाज्मोलिसिस। तो आज बच्चों हम लोगों को पढ़ना है क्या, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है ना। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस को हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। प्लाज्मोलाइसिस को क्या कहते हैं बेटा, जीव द्रव्य कुंचन, है ना, जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। तो जीव द्रव्य कुंचन क्या है, इसके बारे में अपन आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो जीव द्रव्य कुंचन पानी के मूवमेंट के प्रति कोशिका का व्यवहार उसके चारों ओर स्थित विलयन पर निर्भर करता है। पानी के मूवमेंट के प्रति कोशिका का व्यवहार उसके चारों ओर स्थित विलयन पर निर्भर करता है। विलयन यानी सॉल्यूशन पर निर्भर करता है, उसके विलयन पर निर्भर करता है। पानी के मूवमेंट के प्रति कोशिका का व्यवहार उसके चारों ओर स्थित विलयन पर निर्भर करता है। यह विलयन तीन प्रकार के हो सकते हैं। यह विलयन तीन प्रकार के हो सकते हैं। तीन प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना, तीन प्रकार के हो सकते हैं। यह विलयन तीन प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। तो ये तीन प्रकार के विलयन हो सकते हैं कि जो कोशिका है उसके चारों ओर ये विलयन जो है ये हो सकते हैं। आइसोटोनिक हो सकता है, हाइपोटोनिक हो सकता है और हाइपरटोनिक हो सकता है। यदि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो उसकी कोशिका के आयतन में या उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाइपोटोनिक यदि होता है तो सेल क्या होती है, वो श्रिंक करने लगती है। ठीक है, हाइपोटोनिक यदि होता है तो सेल क्या करने लगती है, फूलने लगती है। मतलब पानी जो है वो क्या होता है, सेल के अंदर जाने लगता है। और यदि हाइपरटोनिक होता है तो सेल से पानी बाहर आने लगता है विलयन की ओर और सेल क्या होती है, फूलने लगती है। तो इस प्रकार से यदि प्लाज्मोलिसिस का जब अपन अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी सेल को यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, किसी कोशिका को यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो इक्जोऑस्मोसिस के कारण, तो क्या बेटा, इक्जोऑस्मोसिस के कारण उसका पानी क्या है, सेल के अंदर से बाहर सॉल्यूशन में जाने लगता है। इक्जोऑस्मोसिस के कारण सेल का पानी मतलब यहाँ सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ सेल का पानी क्या कहाँ जाने लगता है, बाय
बाह्य विलयन या बाह्य सॉल्यूशन की ओर बाह्य विलयन की ओर जाने लगता है, बाह्य विलयन की ओर जाने लगता है, बाह्य विलयन की ओर जाने लगता है। और क्या हो जाता है, सेल का प्रोटोप्लाज्म जो है वो सिकुड़ने लगता है। और सेल का क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है, सेल का प्रोटोप्लाज्म क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंजन कहते हैं। किसी कोशिका को यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो एक्सोऑस्मोसिस यानी बाह्य परासरण के कारण सेल का पानी यानी सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है, बाह्य विलयन की ओर जाने लगता है और सेल का प्रोटोप्लाज्म क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट अपन देखें कि जो प्लाज्मोलिसिस है, वो लिविंग सेल में होती है। प्लाज्मोलिसिस किसमें होती है बेटा, प्लाज्मोलाइसिस जो है वो किसमें होती है, जीवित कोशिकाओं में होती है, जीवित कोशिका में होती है। प्लाज्मोलाइसिस किसमें होती है, जीवित कोशिका में होती है। ठीक है, जीवित कोशिका का मतलब क्या है कि जिसमें अर्धपारगम झिल्ली होती है ना, जिसमें अर्थात जिसमें अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली होती है। अर्धपारगम झिल्ली का रोल है। अर्धपारगम झिल्ली जो है वो क्या करती है कि सॉल्वेंट को यानी कि पानी को क्या होने जाती है, बाहर जाने देती है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो है कि जब कोशिका में प्लाज्मोलिसिस होती है, जब कोशिका में प्लाज्मोलिसिस होती है तो प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ता है, प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है ना। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है या सिकुड़ जाता है। और जब प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ता है तो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के बीच में क्या हो जाता है, गैप बन जाता है। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल क्या है, हार्ड है तो वो नहीं सिकुड़ती और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में क्या हो जाती है, गैप हो जाती है। तो प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है और सेल वॉल तथा सिकुड़े हुए प्रोटोप्लाज्म के बीच क्या हो जाता है बेटा, स्पेस हो जाता है, गैप हो जाता है, गैप यानी कि क्या हो जाता है, स्पेस हो जाता है, गैप हो जाता है, जिसमें क्या होता है, बाह्य सॉल्यूशन भरा होता है, बाह्य सॉल्यूशन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा होता है ना, जिसमें बाह्य विलयन या सॉल्यूशन भरा होता है, जिसमें क्या भरा होता है, बाह्य विलयन भरा होता है। ठीक है, जब प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ता है तो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के बीच में एक गैप हो जाता है, उस गैप में क्या भरा होता है, बाह्य विलयन भरा होता है ना। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं टाइप ऑफ प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, टाइप ऑफ प्लाज्मोलिसिस के प्रकार। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्लाज्मोलिसिस।
प्लाज्मोलिसिस के प्रकार। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस जो है वो अपने को दो प्रकार की प्लाज्मोलिसिस होती है, पढ़नी है। दो प्रकार की प्लाज्मोलिसिस होती है, दो प्रकार की प्लाज्मोलाइसिस, दो प्रकार की प्लाज्मोलिसिस होती है। नंबर एक है, पहला है कि नंबर एक है इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन, ऐसा कह सकते हो। प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। कुंचन, जीव द्रव्य, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन क्या है बेटा? प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं कि जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो एक्सोऑस्मोसिस के कारण सेल से पानी बाहर जाना जैसे ही स्टार्ट होता है तो प्रोटोप्लाज्म जब सेल वॉल को छोड़ना प्रारंभ करती है, प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म की जो आउटर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है जैसे ही डिटैच होना प्रारंभ होती है, डिटैच मतलब कि एक दूसरे से सेपरेट होना प्रारंभ करती है, तो उस अवस्था को कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। ठीक है ना। तो इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस क्या है कि जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वह अवस्था ऐसा लिख सकते हैं, वह अवस्था जिसमें प्रोटोप्लाज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से पृथक होना, सेल वॉल से पृथक होना प्रारंभ होती है, सेल वॉल से पृथक होना प्रारंभ होती है, तो इसे क्या कहते हैं? इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है ना। ये प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन जो है ये क्या होता है कि जब दिन में अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है कि पौधे में पानी की कमी हो जाती है, उस समय ये क्या होती है? इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस होती है। और जब रात में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता और वो एब्जॉर्प्शन के द्वारा वो कमी पूरी कर ली जाती है तो ये फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त हो जाती है, प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो ये क्या है? इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस है। ठीक है। दूसरी प्लाज्मोलिसिस को दूसरी है क्या? दूसरी इविडेंट प्लाज्मोलिसिस। दूसरी क्या है बेटा? इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस को हिंदी में कहते हैं सुस्पष्ट प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। सुस्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन है ना, कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन, सुस्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन इसको कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो ये सुस्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन क्या है कि जब बहुत अधिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो है पर वो अधिक गाढ़ा सॉल्यूशन है, अधिक हाइपरटोनिक है, तो उसमें जब सेल को रखा जाता है तो क्या होता है कि वो जो प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ करके और कहाँ जाता है? सेल के बीच में आ जाता है, बहुत ज्यादा सिकुड़ करके कहाँ जाता है? बीच में आ जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? सुस्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या लिख सकते हैं अपन कि जब किसी सेल को
जब किसी सेल को क्या करते हैं, अधिक हाइपरटोनिक, जब किसी सेल को अधिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, अधिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म, तो एक्सोऑस्मोसिस के कारण सेल के अंदर सेल के या कोशिका के अंदर से पानी की अधिक मात्रा, पानी की अधिक मात्रा जो है, तो सेल के अंदर से पानी की अधिक मात्रा जो है वो क्या हो जाती है, बाहर या बाह्य सॉल्यूशन में अधिक मात्रा बाह्य सॉल्यूशन में क्या हो जाती है, चली जाती है, बाह्य सॉल्यूशन में चली जाती है, बाह्य विलयन में चली जाती है। जिससे क्या होता है बेटा, जिससे प्रोटोप्लाज्म सिकुड़कर, जिससे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सिकुड़कर कहाँ आ जाता है, सिकुड़कर सेल के बीच में आ जाता है, आ जाता है, ठीक है, बीच में आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, इविडेंट प्लाज्मोलिसिस या सुस्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। तो इसे इविडेंट प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, इविडेंट प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, सुस्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन है। इसको थोड़ा सा अपन लोग डायग्राम से भी देख सकते हैं, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस और इविडेंट प्लाज्मोलिसिस को अपन थोड़ा फिगर के द्वारा भी देख लें, है ना। इसमें क्या होगा, जैसे ये समझिए, ये क्या है, ये है प्लांट सेल, ये क्या है बेटा, ये है प्लांट सेल है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये एक सेंटर में एक बड़ी वैक्यूल है, जैसे आप पढ़ते हो इसमें वैक्यूल है, और इसके चारों ओर ये कहीं ये न्यूक्लियस है, और ये चारों ओर क्या है, ये इसका प्रोटोप्लाज्म है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है ना ये। और इसके चारों ओर जो है ये क्या रहती है, एक ये प्रोटोप्लाज्म की आउटर मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, रिक्तिका है, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है इसका, साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये बाहर जो है, बाहर की ओर क्या है, ये है सेल वॉल, ठीक, ये है सेल वॉल। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये कोशिका रस भरा हुआ है, इसमें ये वैक्यूल में क्या भरा हुआ है, सेल सैप, ठीक, ये सेल सैप है। अब ये क्या है, ये नॉर्मल सेल है, सामान्य सेल है, नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल। अब इसमें क्या होगा बेटा, कि इसमें प्लाज्मोलिसिस होगी। तो प्लाज्मोलिसिस होगी जब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो इसका क्या होगा, इसके जो सेल सैप है उससे जो पानी है, कोशिका रस है, वो क्या होने लगेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर जाने लगेगा। और ये जैसे ही स्टार्ट होगा बाहर जाना, तो ये प्रोटोप्लाज्म पूरा क्या होगा, सिकुड़ना प्रारंभ कर देगा। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, इसको ये जो है, ये प्रोटोप्लाज्म ऐसे, ये सेल है, और ये इसको अपन इधर लिख लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो है, तो वैक्यूल थोड़ा सिकुड़ने लगेगी, ऐसे वैक्यूल सिकुड़ने लगेगी, और इसका जो प्लाज्मा झिल्ली है वो ऐसे किनारे से थोड़ा क्या हो जाएगी, डिटैच होना प्रारंभ हो जाएगी, पूरी नहीं, किनारे से ऐसे थोड़ा थोड़ा ये पृथक होना, इस तरह से क्या हो जाएगी, ये शुरू हो जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ ये गैप आ गया। अब ये क्या है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है इसका, और ये जो है ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो इस तरह से यहाँ पर अब आप देख रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ गैप हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया है, सेल वॉल जो है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये गैप हो गया है। यहाँ देखिए
ये सेल वॉल है, मैं इसी में लिख देता हूँ, ये सेल वॉल है और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में क्या हो गया, यहाँ पे गैप हो रहा है, इसको कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। मतलब ये प्रारंभ हुई है ना, जीव द्रव्य कुंचन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो इसको बेटा क्या कहते हैं, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, है ना, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा डायग्राम होगा। तीसरा क्या है कि इविडेंट प्लाज्मोलिसिस। इविडेंट प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है कि ये इस तरह से, इविडेंट प्लाज्मोलिसिस में ये सेल है। अब यहां क्या हो जाएगा कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो इस जगह पर यहां ऐसे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, वैक्यूल वगैरह सब समाप्त हो जाएंगी और यहां क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, है ना, यहाँ पे ये सिकुड़ जाएगा। इसकी क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो है ये इस तरह से, यहाँ ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें भी आप बना सकते हैं, ये है ना, ये तो ये है ना। तो ये क्या है, इसमें भी ये क्लोरोप्लास्ट है, ऐसे दिखते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है कि बड़ा सेल आदमी है ना, तो यहाँ आप ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्या है कि यहाँ पे क्या हो गया है, ये बड़ा गैप हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ये, और ये प्रोटोप्लाज्म पूरा जो है ये क्या हो गया है, सिकुड़ गया। और इस गैप में क्या भरा हुआ है, यहाँ पे बाह्य सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, ये एक्सटर्नल सॉल्यूशन है ना, एक्सटर्नल सॉल्यूशन। तो ये क्या है, ये है सेल वॉल, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है, सेल वॉल है, ये है सेल वॉल, ये सेल वॉल। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो इसको कहते हैं इविडेंट प्लाज्मोलिसिस। इसको क्या कहते हैं बेटा, इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से फिगर के द्वारा अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से इसको बता देता हूं कि एक सामान्य सेल है, उसमें क्या है, एक बड़ी वैक्यूल है, उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, न्यूक्लियस है और क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और क्लोरोप्लास्ट है। ये कैसी है, एक सामान्य सेल है, नॉर्मल सेल है। अब जब इस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोप्लाज्म क्या है, सिकुड़ना स्टार्ट होता है। जब सिकुड़ना स्टार्ट होता है तो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या हो जाता है बेटा, गैप प्रकट होना शुरू होता है। और इस अवस्था को क्या कहते हो, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। इसको क्या कहते हो, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन कहते हो। ठीक है, और जब इसमें क्या होता है कि यदि इस नॉर्मल सेल को आप क्या करो, और अधिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखो, और अधिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो इसका जो ये सेल है, इसका पानी जो है वो पूरा क्या हो जाता है, निकल जाता है। और वो कहां चला जाता है, आ जाता है यहाँ जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो वैक्यूल क्या हो जाती है, लगभग समाप्त हो जाती है, और प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, सिकुड़ करके बहुत गाढ़ा हो जाता है और बीच में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और प्रोटोप्लाज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में क्या हो जाता है, एक बड़ा गैप प्रकट हो जाता है। और इस गैप में क्या भर जाता है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन भर जाता है, बाह्य विलयन जो है वो भर जाता है। मतलब यहाँ पे कौन सा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो भर जाता है। क्यों भर जाता है, क्योंकि ये सेल किस में रखी हुई थी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी हुई थी। और जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, वो क्या होती है, हमेशा परमेबल होती है, पारगम्य होती है। इसलिए जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो क्या है, उसके अंदर आता जाता है और ये प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल से जो पानी है, ये सॉल्वेंट है, वो क्या है, उसके अंदर आता जाता है, उसमें आता जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आता जाता है। इसलिए ये प्रोटोप्लाज्म जो है क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इस तरह से दो प्रकार की सेल होती है, एक तो ये है इंसिपिएंट सेल है और दूसरी क्या है, इविडेंट प्लाज्मोलिसिस है। तो दो प्रकार की प्लाज्मोलिसिस होती हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट एक हेडिंग अपन पढ़ते हैं, डीप्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट हेडिंग है डीप्लाज्मोलिसिस। जैसे यदि कोई सेल क्या हो गई है, यदि प्लाज्मोलाइज्ड हो गई है और उस सेल को
को यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, यदि कोई कोशिका क्या हो गई है, प्लाज्मोलाइज्ड हो गई है और उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, तो वो क्या करती है, फिर से अपना शेप और साइज प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग अपन देख लेते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। डीप्लाज्मोलाइसिस क्या है कि वह क्रिया जब किसी प्लाज्मोलाइज्ड मतलब जीव द्रव्य कुंचित, जब किसी प्लाज्मोलाइज्ड कोशिका को किसमें रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं या रखा जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। तो वह पानी को अवशोषित करके या जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उससे जो वाटर है या सॉल्वेंट है वो कहाँ जाने लगता है, इंडोऑस्मोसिस के कारण कहाँ जाने लगता है, सेल के अंदर जाने लगता है। तो कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो इंडोऑस्मोसिस के कारण, ये भी लिख सकते हैं, इंडोऑस्मोसिस के कारण क्या होता है, पानी जो है वो किधर जाने लगता है, इंडोऑस्मोसिस के कारण पानी सेल के अंदर जाने लगता है। इंडोऑस्मोसिस के कारण पानी सेल के अंदर जाने लगता है। इंडोऑस्मोसिस के कारण पानी क्या होता है, सेल के अंदर आने लगता है, जिससे सेल क्या होती है, फूल जाती है, जिससे सेल पुनः यानी फिर से फूल जाती है ना, जिससे सेल पुनः फूल जाती है या फिर से क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है। तो उसको फूल जाने को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, टर्जिड लिख सकते हैं। ठीक है, टर्जिड, ठीक है, फूल जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। वह क्रिया जब किसी प्लाज्मोलाइट कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो इंडोऑस्मोसिस के कारण पानी सेल के अंदर जाने लगता है, जिससे क्या होगी, जिससे सेल पुनः फूल जाती है, और इसे क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा, डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यदि आरबीसी को क्या करें, प्योर वाटर में रख दें, प्योर वाटर में रख दें, तो क्या होगा, पानी क्या होगा, आरबीसी के अंदर जाएगा, है ना, और वो क्या हो जाएगी, अंदर जाता जाएगा। आरबीसी की मेम्ब्रेन पतली होती है, तो आरबीसी क्या हो जाएंगी, फट जाती हैं। ठीक है, तो यदि आरबीसी को प्योर वाटर में रख दें, तो आरबीसी क्या हो जाती हैं, सिंपली बस्ट हो जाती हैं, सामान्यतः क्या हो जाती है, फट जाती हैं, सिंपली बस्ट हो जाती है ना, सिंपली बस्ट हो जाती हैं या फट जाती हैं। इस क्रिया को प्लाज्मोप्टाइसिस कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मोप्टाइसिस, प्लाज्मोप्टाइसिस कहते हैं, PLASMOPTYSIS, प्लाज्मोप्टाइसिस कहते हैं, है ना, प्लाज्मोप्टाइसिस कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्लाज्मोप्टाइसिस कहते हैं। तो ये है क्या, डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है,
अब इसके बाद प्लाज्मोलिसिस के क्या लिख लोगे, प्लाज्मोलिसिस के का महत्व है ना, प्लाज्मोलिसिस का क्या है इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस का महत्व, प्लाज्मोलाइसिस का महत्व, प्लाज्मोलाइसिस का महत्व क्या है कि ये पहला क्या है, नंबर 1 है कि यह अर्धपारगम झिल्ली की लिविंग कैरेक्टर को क्या करती है, प्रमाणित करती है। यह अर्धपारगम झिल्ली के अर्धपारगम झिल्ली के लिविंग कैरेक्टर्स को क्या करती है, प्रमाणित करती है, लिविंग कैरेक्टर्स को प्रमाणित करती है, ठीक है, प्रमाणित करती है, ठीक है। नंबर 2 ये क्या है, लिविंग सेल में होती है। नंबर 2 क्या है बेटा, यह लिविंग सेल में होती है। मतलब इसका क्या हुआ, क्यों महत्व है, क्योंकि यदि ये हो रही है तो इसका मतलब है कि सेल क्या है, लिविंग है, सेल कैसी है, जीवित है, ठीक है। यदि नेक्स्ट है, तीसरा कैरेक्टर है कि यह वीड्स को किल करती है, वीड्स को, खरपतवार, यदि कोई ऐसा पदार्थ आप खरपतवार में डाल दीजिए कि वो क्या कर दे, एक्जोऑस्मोसिस कर दे, एक्जोऑस्मोसिस सेल को, तो वो खरपतवार क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो वीड्स को किल करती है, मारती है, वीड्स, खरपतवार जो है वीड्स को किल कर देती, किल करती है। जब कोई दवाई डालते हैं तो वो क्या कर देते हैं, एक्जोऑस्मोसिस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। एक ये सामान्य वो है। और इसके बाद नेक्स्ट है अचार और मुरब्बा में, अचार और मुरब्बा जब बनाते हैं तो उसमें नमक और शक्कर अधिक मात्रा में डाल देते हैं, अधिक डालते हैं तो क्या होता है, एक्जोऑस्मोसिस होती है, जिससे प्रोटोप्लाज्म का पानी पूरा क्या हो जाता है बेटा, निकल जाता है। जब प्रोटोप्लाज्म का पानी निकल जाता है तो क्या हो जाता है, वो प्रोटोप्लाज्म में पानी नहीं रहता, तो जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनका जो वो है आक्रमण है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है या नहीं होता है, जिससे वो चीजें सुरक्षित रहती हैं। तो अचार और मुरब्बा बनाने में भी ये इसका महत्व है ना, महत्व है, ठीक है। कैसे है, बहुत ज्यादा यदि नमक और शक्कर डाल दोगे तो बहुत ज्यादा इसमें क्या हो जाएगी, ये एक्जोऑस्मोसिस हो जाएगी और प्लाज्मोलाइट हो जाएगी सेल, उसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और उनमें सूक्ष्म जीवों का आक्रमण नहीं होगा, तो उससे सुरक्षित हो जाएंगे। इसके बाद ऑस्मोसिस जो है वो क्या हो रही है, इसी पे डिपेंड हो रही है। ऑस्मोसिस की जो क्रिया है उसको डिटरमाइन करने के लिए प्लाज्मोलिसिस क्या है, महत्वपूर्ण है। ऑस्मोसिस को डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए इसका महत्व है ना, के लिए इसका इंपॉर्टेंस है ना, महत्व है, इसका महत्व है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। तो ये प्लाज्मोलिसिस का जो चैप्टर है ये फिनिश हुआ। तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।